मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ये हम इससे पहले भी हम भाषा के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, लिपि के बारे में भी हम जानते हैं, बोली के बारे में भी जानते हैं और व्याकरण के बारे में भी जानते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में फिर से जानकारी हासिल करेंगे, है ना। तो भाषा क्या कहलाती है? हम जानते हैं भाषा क्या कहलाती है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो भाषा कहलाती है। तो भाषा क्या हुई? विचारों का माध्यम हुई। जब हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह क्या कहलाई? भाषा कहलाई। तो परिभाषा क्या बनी? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या हुई? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, आपकी बुक में समझाया गया, ध्यान से देखिए। मनुष्य एक जिज्ञासु तथा विवेकशील प्राणी है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है। इसलिए वह मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है। पर संकेतों द्वारा व्यक्त विचारों की एक सीमा होती है। संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता, है ना। संकेतों मतलब वैसे भाषा के तो 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा जो संकेतों के माध्यम से जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं प्रकट किया जा सकता, नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे पहले चित्र में यातायात सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित कर रहा है। दूसरे चित्र में नन्हा शिशु रोते हुए माँ से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। संकेतों के माध्यम से बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, अतः मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। वह माध्यम है भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की, अंडरलाइन कर लीजिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है वही भाषा है। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है, अतः मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है वही भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझता है। वो क्या कहलाई? भाषा कहलाई। ठीक है, ये आप अपनी भाषा की परिभाषा अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो आप जो मैंने पहले बताई थी आप उसे भी लिख सकते हैं और जो ये आपकी बुक में लिखी हुई है आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो वैसे पहले आपको क्या बताई थी मैंने? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भी लिख सकते हो। ये जो आपकी बुक में है वो भी आप याद कर सकते हैं। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ, भारत में प्रमुख रूप से आर्य तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अंडरलाइन कीजिए, भारत में कौन कौन से प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में प्रमुख रूप से आर्य तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में हिंदी, बंगला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अंडरलाइन आप भी अपनी बुक में कर लीजिए, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है आप भी कर लीजिए। तो हमने अभी क्या जाना? भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या है और भाषा अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए आगे चलते, नेक्स्ट पेज में आते हैं। विश्व के अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वाहिली, सहीली, जर्मन, चीनी आदि, ये मतलब विदेशी भाषाएं हैं जो विदेशों में बोली जाती हैं। तो भाषा के रूप हैं कौन कौन से होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, तो मौखिक रूप जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या कहलाती है? जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप करने, टेलीफोन बातचीत, साक्षात्कार करने, पढ़ाने, समझाने, संगीत सुनने तथा कमेंट्री आदि इत्यादि
इत्यादि के लिए करते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। हम कब कब मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं? हम वार्तालाप करते समय करते हैं, टेलीफोन में, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं इसलिए ये मौखिक भाषा है। और साक्षात्कार मतलब आमने सामने बैठकर बातचीत करना, है ना, ये क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़ने में, समझाने में, संगीत सुनने में, कमेंट्री करने में हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। आपने देखा कि अंशिका और उसकी माँ ने एक दूसरे को बोलकर अपनी बात कही और सुनकर समझी। यह भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, माँ आज मुझे हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए कुछ सामान चाहिए। तो अंशिका, तुम्हें जो भी सामान चाहिए उसकी सूची बनाकर मुझे दे दो। इस तरह दोनों आपस में, अंशिका और माँ बात कर रही हैं, मतलब उसने बोला और माँ ने सुना, ठीक है, और सुनकर के उसने जवाब दिया, इसलिए ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई, क्योंकि लिख कर तो बात नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद आता है लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। माँ मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये सामान चाहिए, ठीक है, सूची, रंगीन कागज़, कैंची, फेविकोल, स्केच पेन। अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या अंतर है? उसी तरह अंशिका ने अपनी माँ से कहा कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए ये चीज़ें चाहिए, तो उसने कैसे कहा? बोलकर कहा। और हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखित भाषा में क्या किया? उसने लिख करके लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके अपनी माँ को उसने दिया। तो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि अंशिका ने अपने मन की बात लिखकर माँ को दी, माँ ने उसे पढ़कर जाना, यह भाषा का लिखित रूप है। क्योंकि जो बात उसे अंशिका को कहनी थी लिख करके उसने अपनी माँ से कही, इसलिए ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। इसके बाद लिखित भाषा का लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। उसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप के जीवंत उदाहरण हैं। इसके बाद हम आते हैं लिपि। अब हमने भाषा के बारे में जान लिया कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे अब लिपि के बारे में। तो लिपि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को। तो किस तरह हम भाषा को लिखते हैं उस ढंग को ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो हमारी हिंदी की सबसे पुरानी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और ये संस्कृत भाषा, हमारी जो हिंदी बनी हुई है वो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत से बनी हुई है, ठीक है। और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। मनुष्य को, अब आगे हम पढ़ते हैं कि लिपि के बारे में हमारी बुक में नया क्या बताया गया है। इतना तो हम पहले से ही जानते थे। मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वे चिन्ह लिपि कहलाए। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन चिन्हों से ही मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। दुनिया की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अंडरलाइन कर लीजिए, देवनागरी का किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी। गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है? पंजाबी। फारसी में उर्दू लिपि। रोमन लिपि जो है किसमें लिखी जाती है? किस किस भाषाओं में लिखी जाती है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि। और बंगला बंगाल में। और चित्रलिपि चीनी भाषा। चित्रलिपि की कौन सी भाषा हुई? चीनी भाषा। अक्षरों की खोज कब हुई थी? अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद आता है बोली। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। तो जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी बोली जाती है। पर वह जगह
पर हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंदी, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियाँ हैं। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए आप ही अपनी बुक में। तो बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब कि भाषा के बोली जो है क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और उससे ही लोकगीतों और लोक कथाओं की रचना होती है। बोली जो है सर्वमान्य मानक भाषा, इस बोली का प्रयोग जो है कार्यालयों में और सरकारी कामकाजों में नहीं किया जाता, केवल ये क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।